हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है राजस्थान का इतिहास। एक परिचय नाम से एक बुक है, उस बुक की मैं आपको फ़ोटो बताता हूँ। एक मिनट रुकना, मैं इंपोर्ट करता हूँ फ़ोटो को। वो बुक है ये वो बुक है जिसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है और ऐसे ही 6 से 7 लेक्चर आएंगे, उनमें मैं इस बुक को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा मेरी ओर से। अगर 6 से 7 में नहीं हो तो 10 लेक्चर के आसपास मैं इस बुक को कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा मेरी ओर से। ये देख लीजिए, मेरे द्वारा ही करवाई जाएगी। मेरा नाम राकेश रोयल है और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ ताकि उनकी स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो सके। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस बुक को, जो कि आप देख सकते हैं कि ये बुक है, वो है ना, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा ये मतलब कि RBSC की ये बुक है। इसमें से अभी एक एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में जिसका नाम है CET, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऐसा एग्ज़ाम होता है राजस्थान में जो कि वेरियस वैकेंसीज होती है उनको फिल करने के लिए टेस्टिंग एग्ज़ाम है ये। उसमें इस बुक से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली जो वैकेंसीज है उनमें इस बुक से क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है मुझे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो आप इस बात को याद रखें और इन सारे लेक्चर्स को बहुत ही शिद्दत से देखें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर वो राजस्थान की हिस्ट्री से है और संस्कृति से है तो आप इस बात को याद रखें। और धीरे धीरे में और भी बुक है RBSC की जो ओल्ड पैटर्न पर आधारित थी, उनको भी मैं कवर करवाऊंगा। तो आप निश्चिंत रहे क्योंकि RS 2025 को अभी 80 से भी कम दिन रहे हैं। तो आपका ये एक कर्तव्य, आपका ये ड्यूटी बन जाती है कि आप कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकालो जिससे कि आपके एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया रहे। तो चलिए हम इसको करते हैं यहाँ से डिलीट और चलते हैं हमारे नोट्स पर डायरेक्ट। तो ये लिखा हुआ राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, एक परिचय, क्लास 12th। मेरा नाम राकेश रोयल है और मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और लगभग 2 से 3 साल से मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान का इतिहास। मैंने ये नोट्स बना रखे हैं, आप कृपया करके एक काम करें, @royal IAS करके एक टेलीग्राम का चैनल है, टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं फर्स्ट कमेंट में पिन करके आपको दे दूंगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इसकी PDF इस चैनल पर ही मिलेगी क्योंकि और कहीं PDF मिलेगी नहीं। और WhatsApp चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं PDF डालता रहता हूँ और एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। और एक रॉयल RS नाम करके भी चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, लेकिन इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि अगर जो भी फ्यूचर अपडेट्स है, मैं जो भी सीरीज चलाता हूँ, वीडियो सीरीज चलाता हूँ, कोर्स का नया कोर्स लॉन्च करता हूँ, तो सारी जानकारी मैं इसी टेलीग्राम पर देता हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारे इतिहास को, जो कि राजस्थान का इतिहास है। सबसे पहले आप याद रखिए कि 1949 ईस्वी से पहले राजस्थान नाम का कोई भी स्थान नहीं था। मतलब कि
15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना। फिर क्या दिक्कत आ गई कि भारत में भारत एक नहीं था, भारत में कई राज्य थे जो कि प्रिंसली स्टेट कहलाते थे। वो क्या चाहते थे कि कोई चाहता था कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँगा, कोई चाहता था कि मैं पाकिस्तान में मिलूँगा। तो ये दिक्कत होने लगी। फिर क्या हुआ, इनका एकीकरण हुआ। वो कब हुआ, वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग राज्यों का अलग अलग समय पर हुआ। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण 30 मार्च 1949 को समाप्त हुआ और इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो ये बात तो आपको पता होगी, है ना। अब आप देखिए कि 1949 से पहले राजस्थान किसी भौगोलिक अस्तित्व नहीं था। सर्वप्रथम किसी ने बताया था 1800 राजस्थान का नाम लिया, तो वो था जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को क्या नाम लिया, 1800 में राजपूताना नाम लिया। किसने लिया भाई, जॉर्ज थॉमस ने। कब लिया, 1800 में। तो ये बात आपको याद रखनी है। इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द प्रयोग किया। अब एक पॉलिटिकल एजेंट था जिसका नाम था पॉलिटिकल एजेंट था, किसकी ओर से, ब्रिटिश की ओर से। उसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। तो इसकी दो महत्वपूर्ण बुक्स है। एक बुक का नाम है, आप यहाँ पर देखिए, एक बुक का नाम है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और दूसरी बुक का नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो आपको इन दो बुक्स का नाम याद रखना है ना। तो एक बुक का मैंने यहाँ नाम लिख रखा है, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक में कर्नल जेम्स टोड लिखता है कि इस प्रदेश का नाम राजस्थान या रायथान बताता है। किसने लिखा ये, टोड ने। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि रायथान या राजस्थान, ऐसे कौन से पॉलिटिकल एजेंट था जिसने बताया था, तो आपको जवाब देना है टोड ने, जिसको राजस्थान के इतिहास का पितामह भी कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का पिता कहा जाता है। कोई बाहर का व्यक्ति आके राजस्थान का इतिहास लिख जाता है और एक सुव्यवस्थित तरीके से लिख जाता है ना। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है, हम कुछ नहीं कर सके, है ना। इसलिए कहते हैं भाई अंग्रेज भाई साहब बहुत होशियार थे, है ना। तो ये भी अंग्रेजी था। तो अब आप देखिए कि स्वतंत्र हम 15 अगस्त 1947 को क्या हो गए, आज़ाद हो गए, है ना। अब धीरे धीरे एकीकरण हुआ राजस्थान का, 7 चरणों में एकीकरण हुआ राजस्थान का। ये चरण हम आगे इसी बुक में पढ़ेंगे, जहाँ पर हम मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ेंगे, वहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ेंगे, है ना। तो अभी आप इतना याद रखिए कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण समाप्त हुआ था। तब सर्वसम्मति से इस क्षेत्र का नाम राजस्थान रखा गया, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप देखिए कि राजस्थान में, ये राजस्थान का मैप है। मैं आपको एक और दूसरी क्लास लाऊंगा जिसमें राजस्थान के मैप को अकॉर्डिंग टू द न्यू डिस्ट्रिक्ट कवर करवाऊंगा। ऐसे आपको मैप राजस्थान का बनाना आपको आना चाहिए। ये मैंने मैप खुद ही बनाया है, मुझे काफ़ी टाइम लगा इसको बनाने में, लगभग 10 सेकंड में आपको राजस्थान का मैप बनाना आना चाहिए, है ना। अगर आप मेंस का एग्ज़ाम दोगे तो 10 सेकंड में आपको राजस्थान का मैप बनाना आना चाहिए, क्योंकि 10 सेकंड से ज़्यादा लग रहे हैं आपको, तो आपको इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है।
तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो पार्ट है ना राजस्थान का, ये जैसलमेर वाला पार्ट है ना। ये कौन सा पार्ट है? जैसलमेर का। और जैसलमेर का जो प्राचीन नाम है ना, वो मांड था। क्या था? मांड था। और वहाँ की एक मांड गायिका है जिसका नाम है इलाही जिलाई, ऐसा कुछ नाम है। आप कंफर्म कर लीजिए इसे, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है क्या नाम है, इलाही जिलाई ऐसे नाम है उसका। और ये मरु प्रदेश है, मांड के नीचे मरु प्रदेश है, जालौर वाला क्षेत्र वगैरह ये मरु प्रदेश है। अब आप देखेंगे कि जांगल प्रदेश है ना, जांगल प्रदेश क्या था कि यह था बीकानेर और जोधपुर का भाग, क्या कहलाता? जांगल। और जांगल धर बादशाह जो इस जांगल प्रदेश के थे, वो अपने आप को जंगलधर बादशाह कहलाते थे। ढूंढाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, इधर एक शेखावटी भी क्षेत्र है जिसमें आता है सिक्कर, झुंझुनू और चूरू। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। मारवाड़ है, मेवाड़ है, थड़ी है, बागड़ है, हाड़ौती में आता है कोटा बूंदी। तो आपको ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। कांठल प्रदेश में कहलाता है। मई के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। 56 का मैदान में होता है, जहाँ 56 गाँवों का समूह है। 56 का मैदान मतलब 56 गाँवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भाग 56 का मैदान कहलाता है। ऊपरमाल कहलाता है भैंसुरगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का पठारी होने के कारण। आपको पता है कि पठार ये तो पर्वत हो गया, ये जो पार्ट होता है इसको हम पठार बोलते हैं। और इसी से आगे जो ये पार्ट होता है इसको हम मरुस्थल या फिर डेजर्ट कहते हैं ना, मरुस्थल कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब गिरवा की पहाड़ी में आपको पता होगा कि उदय सिंह था, जो कि महाराणा प्रताप के पिता थे, वे गिरवा की पहाड़ी में चले गए थे, है ना। तो ये इससे आपको कंफर्म रिलेट कर सकते हैं कि गिरवा क्या है। उदयपुर के आसपास के प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है ना। मांड आपको बता दिया, जैसलमेर का प्राचीन नाम था। बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। बांगड़ ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र बांगड़ कहलाता है ना। ओके। उसके बाद में हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती वाला मैंने आपको ये दिखा है ना, यहाँ पर क्या है, कोटा बूंदी का क्षेत्र है, वो हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। और आप देखिए शेखावटी में कौन कौन से आते हैं डिस्ट्रिक्ट, मैंने पहले बताया था, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये शेखावटी का क्षेत्र है ना। अब आप देखिए कि इतिहास का विभाजन, इतिहास को विभाजित किया गया है अलग अलग कालों में। तो संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया, वो कौन कौन से? एक तो प्राक युग, आद्य युग, ऐतिहासिक युग। प्राक युग को इंग्लिश में कहते हैं प्री हिस्ट्री, और आद्य युग को कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक युग को कहते हैं हिस्ट्री। तो ये बात आपको याद रखनी है। प्राक युग में क्या होता है कि वे मानव जो सिर्फ खाने का ध्यान रखते थे, उनको कोई मतलब नहीं था कि आने वाली जनरेशन हमारे बारे में कैसे जानेगी, हम क्या कुछ लिखें या ना लिखें, कोई किताब लिख दें ताकि हमारे बारे में लोग जान सकें, आने वाली पीढ़ियाँ हमारे बारे में जान सकें। उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ खाना और शिकार करना अच्छा लगता था, उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो ये बात आपको याद रखनी है ना। उसके बाद देखिए कि मानव लेखन कला से अपरिचित था, कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, तो लेखन कला से परिचित कैसे नहीं होंगे? मतलब कि मानव लेखन कला लिखना ही नहीं आता था, तो वो लिखित साक्ष्य क्या लिखेंगे? तो ये बात आपको याद रखनी है। इसका पीरियड कौन कौन सा है? तो पीरियड ये है आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व, तो हड़प्पा से पहले, और शुरुआत से हड़प्पा से पहले तक का काल प्री हिस्ट्री कहलाता है हमारा। उसके बाद आता है प्रोटो हिस्ट्री। इसके साक्ष्य क्या है? उपलब्ध है। जो हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिले, वो साक्ष्य इसके उपलब्ध है। टेक्स्ट, ये डिवीजन किया गया है लिटरेचर के आधार पर, लिटरेचर के आधार पर ये डिवीजन किया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखिए कि प्रोटो हिस्ट्री या आदि युग में क्या है कि साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन उन्होंने क्या लिखा ये इंसानों को अभी तक पता ही नहीं है। कोई चीज़ ऐसे लिख दे, ये ऐसे लिख दे, कोई ऐसे लिख दे, कोई ऐसे लिख दे, कोई ऐसे लिख दे, कोई ऐसे लिख दे,
कोई ऐसे करके ऐसे लिख दे। ये साक्ष्य तो है, लिखा हुआ तो है कुछ, लेकिन ये लिखा क्या है ये इंसान अभी तक नहीं जान पाया है। जो कि हड़प्पा में जो चीज़ें लिखी हुई है उसकी लिपि को अभी पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आती है क्या लिखा है, कुछ उसको लिपि ऐसी है। पर ऐसा तो कुछ बताया जाता है कि वो लिपि कौन कौन सी है, बुस्ट्रो फोर्डन ऐसी कोई करके कुछ भी लिपि है, मतलब वो ऐसे लिखी जाती है, हम ऐसे लिखते हैं वो ऐसे लिखी जाती है इस डायरेक्शन में ना, इधर से। तो ये बात आपको याद रखनी है। लिखा हुआ है कि साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, अस्पष्ट लिपि है, हड़प्पा सभ्यता से 600 ईसा पूर्व तक इसका काल रहा है। उसके बाद में देखिए कि हिस्ट्री क्या होती है, ऐतिहासिक युग हिस्ट्री क्या होती है। हिस्ट्री का मतलब ही यह है कि स्पष्ट और सुस्पष्टित लिखित साक्ष्य जो उपलब्ध है, जिसको हम पढ़ सकते हैं और दूसरों को समझा सकें कि ये चीज़ उस टाइम ऐसे हुई थी, तो इसको हम स्पष्ट सुपठित लिखित साक्ष्य कहते हैं। ये युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है, ये बात आपको याद रखनी है। अब आप देखिए कि ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक हम एक एक को पढ़ते हैं हम कि इनमें क्या हुआ था। सबसे पहले देखिए कि प्री हिस्ट्री के बारे में हम देखेंगे, प्रागैतिहासिक राजस्थान, प्राक राजस्थान में क्या हुआ था, है ना। अब आप एक बात याद रखिए कि कोई भी सभ्यता होती है ना, सभ्यता वो नदी के पास में, नदी घाटी, नदियों के पास में पनपती है ना, नदियों के पास में पनपती है। क्यों पनपती है, आप अभी का एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर नहीं, जैसे कि यूपी, एमपी, पंजाब, हरियाणा, और ये जो स्टेट्स है ना, और दिल्ली, यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों है। राजस्थान में कि जैसलमेर में तो नहीं है ना, राजस्थान के जैसलमेर में तो नहीं है, क्योंकि राजस्थान में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पानी की उपलब्धता कम है, और पानी नहीं होगा और रिसोर्स नहीं होंगे तो लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करेंगे, और कोई सभ्यता डेवलप नहीं होगी। सभ्यता वो की चीज़ है जहाँ पर लोग रह रहे हो, वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हो और कुछ ऐसा कार्य कर रहे हो जो कि दूसरों को भी फायदेमंद हो। फॉर एग्जाम्पल कैटल रेयरिंग करते हैं, जिससे से कि दूध मिलता है, लाइव स्टॉक होता है, एग्रीकल्चर होती है, जिससे कि वो खुद तो कमाते हैं लेकिन दूसरों को भी कुछ देते हैं। ये बात है ना। एक कंदमूल फल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, सघन वनों के कारण पशु पक्षियों का मांस भी उपलब्ध होता। पानी होगा तो फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट होगा तो पशु पक्षी आएंगे, पशु पक्षी आएंगे तो वो लोग जो प्री हिस्ट्री वाले हैं वो उनके लिए शिकार भी मिल जाएगा, है ना। ये बात भी आपको याद रखनी है। राजस्थान में जहाँ आज मरुस्थल है ना, वहाँ समुद्र था। इसी आरबीसी की बुक में एक कहानी लिखी हुई है जिसमें ये बताया गया थी, भगवान राम थे ना, उन्होंने समुद्र से कहा कि भाई साहब मुझको रास्ता दे दो, मुझे सीता माँ को छुड़वा कर लाना है। तो उन्होंने क्या कहा, समुद्र ने मना कर दिया। तो भगवान राम ने गुस्से में आकर वो बाण राजस्थान की ओर छोड़ दिया, और राजस्थान में जहाँ पानी था वो सूख गया, और आज के दिन जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान बन गया ना। तो ये भाई साहब माइथोलॉजिकल स्टोरी है, इसको आप जो एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस है उनसे रिलेट नहीं कर सकते हैं। साइंटिस्ट मानते हैं कि यहाँ पर पहले समुद्र था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं, ये 100% प्रूफ के साथ नहीं कह सकते कि भगवान राम के कारण ही ये सूखा था, लेकिन कुछ और कारण रहा होगा जिसके कारण ये सूख गया होगा। लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, हम हमारे टॉपिक पर स्टिक रहेंगे। और इसमें सरस्वती और दुष्टसी नदी, ये आपको याद रखना है, दुष्टती नदी घग्गर नदी को कहा जाता है, अगर गिरती थी। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल क्यों कहते थे, ये क्वेश्चन
हमेशा पूछा जाता है कि पाषाण काल क्यों कहा जाता है। जब हम पढ़ते हैं कि पाषाण काल कहते जाता है इसे, तो पाषाण काल क्यों कहा जाता था? तो पाषाण काल में देखिए कि इसलिए कहा जाता था क्योंकि लोग ज़्यादातर पत्थरों का यूज़ करते थे कोई भी उपकरण बनाने के लिए, है ना। उपकरण बनाने के लिए पत्थरों का यूज़ किया जाता था, जिस कारण से उसको पाषाण काल कहा गया, है ना। कोई भी फॉर एग्जांपल कुछ तोड़ने के लिए कुछ बना लिया, छेनी बना ली, कुछ कुल्हाड़ी बना ली, हैंड एक्स बना ली, तो इस कारण से इसको पाषाण काल कहा जाता था, क्योंकि जो भी उपकरण थे वो पत्थरों से बने होते थे, इसलिए कहा जाता था, है ना। अब आप देखिए कि पाषाण काल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आप देखिए कि इनका इंग्लिश मीनिंग हिंदी में तो कुछ समझ में नहीं आता है, समझ में थोड़ा कम आता है, लेकिन हिंदी में देख लीजिए इसका मतलब होता है, इसको कहते हैं पैलियोलिथिक, इसको कहते हैं पैलियोलिथिक, इसको कहते हैं हम मीजोलिथिक, और इसको कहते हैं नियोलिथिक, है ना। ये इंग्लिश टर्मिनोलॉजी मैंने बता दी है आपको। इसको कहते हैं लिथिक एज, पाषाण काल। लिथिक का फॉर एग्जाम्पल लिथिक का मतलब ही क्या होता है? स्टोन। इसको हम स्टोन एज भी कह सकते हैं ना, स्टोन एज, ये भी हम इसको कह सकते हैं। इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैंने आपको बता दिया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल में क्या था? राजस्थान में मानव का उद्भव कब हुआ ये किसी को पता नहीं है। कब हुआ कोई निश्चित प्रमाण नहीं है कि इस डेट को हुआ था, इस समय हुआ था, ये वार था, ये किसी को पता नहीं है। एक बात हमको मिलती है कि क्वार्टजिट नाम का एक पत्थर होता है ना, के उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि 2 से 1.5 वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी, ये किस पत्थर से पता चलता है हमें? तो आपको बताना है कि भाई साहब क्वार्टजाइट पत्थर से पता चलता है कि उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव सभ्यता विद्यमान थी। और आगे आप देखिए इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि 1870 में C.A. हैकेट नाम का इतिहासकार था, जिसने सर्वप्रथम आर्कियोलॉजिस्ट था, है ना। तो इसने जयपुर और इंद्रगढ़ में पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार, मतलब कि हैंडेक्स को खोजी और बताया कि भाई साहब ये पत्थर की बनी हुई है। तो हमने कहा अच्छा पत्थर की बनी हुई है? तो उसने कहा हाँ साहब पत्थर की बनी हुई है। तो तब एक शेटनगार्ड नाम का और आदमी आ गया कि आपने क्या खोज की? ये देखो मैंने क्या की। शेटनगार्ड ने झालावाड़ से उपकरण खोज दिए के बहुत सारे, देखो ये पत्थर से बना हुआ है हांडी, ये बर्तन, ये कुल्हाड़ी, ये देखो ये देखो ये। अब आप देखिए कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। योजनाबद्ध उत्खनन कब से स्टार्ट हुआ था, है ना। वीरेंद्रनाथ मिश्रा जो डक्कन कॉलेज पुणे से आते हैं ना, राजस्थान से कौन था? राजस्थान से था R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। राजस्थान पुरातत्व वे संग्रहालय से ये थे। डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मीणा, ये उन्होंने योजनाबद्ध उत्खनन किया इस का, है ना, पूर्व पाषाण काल का। अब आप देखिए कि जालोर में किसने किया? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बी आलचिन ने कहाँ पर किया था? जालोर में। ये बात आपको याद रखनी है ना। अब आप देखिए कि जो इस संस्कृति में नदियाँ कौन कौन सी थी, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। चंबल थी, बनास थी और इसकी सहायक नदियाँ थी, ये भी आपको याद रखना है। पूर्व पाषाण कालीन कहाँ संस्कृति मिली है? तो जयपुर और झालावाड़ तो हमने पढ़ा है। झालावाड़ के पास क्या है? भीलवाड़ा के पास क्या है? चित्तौड़गढ़ के पास अलवर के पास अजमेर। जालोर भी पढ़ लिया हमने। जोधपुर, पाली और टोंक, ये यहाँ फैली हुई थी संस्कृति। ये हमने एक पेज कंप्लीट किया है। हम दूसरे पेज पर जाते हैं। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता यहाँ तक पढ़ेंगे और आगे का हम कल देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसका रिवीजन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने आज ये इतना पढ़ा
और इसको वापस से रिवाइज़ कर लिया। और रिवीजन करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि रिवीजन कैसे किया जाता है। अगर आप बुक को खोलकर रिवीजन करते हैं तो वो रिवीजन नहीं होता है, वो आपका पढ़ना होता है। ऐसे हाईलाइट करना रिवीजन नहीं होता है, ऐसे वापस उसको बार बार पढ़ना रिवीजन नहीं होता है। रिवीजन वो होता है जब किताब बंद होती है और आप उसको बोल बोल कर याद करते हैं, और या फिर वो चीज़ें लिखते हैं, लिख कर याद करते हैं, वो होता है रिवीजन। मैं आपको कल इसका वापस ऐसे रिवीजन कराऊंगा, एक खाली पेज में रिवीजन करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि रिवीजन एक्चुअल में होता क्या है, कैसे रिवीजन किया जाता है ना। आज तक हम ऐसे रिवीजन करते आए हैं कि बार बार पढ़ लेंगे तो हमें याद हो जाएगा। भाई साहब ये गलत चीज़ है। आपको याद तो होगा लेकिन बहुत दिन बहुत बार रिवीजन करेंगे तब होगा। अगर आप एक बार एक टॉपिक को पढ़ा और उसको बिना देखे वापस किसी कॉपी पर लिखा और वापस से आपको कहता ना एक्टिव लर्निंग, यही है ना एक्टिव लर्निंग। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक्टिवली होकर पढ़ना है। मैं जो बातें बताता हूँ मेरी बातों पर फोकस कर लेना, क्योंकि ये जो नोट्स है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है। अगर आपने ये पढ़ लिए तो इस बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहो तो एक बार इस बुक को पढ़ सकते हो, लेकिन ये नोट्स है, इस बुक का सार है, ये आप समझ कर चलें। मैं आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आपने अभी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले भाई साहब, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना, बड़ी बात है। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक मानव सभ्यता कर्मी के विकास दूसरी कड़ी है क्या, मेसोलिथिक एज। तो ये बात आपको याद रखनी है। राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियाँ चित्तौड़ और बैठ नदी। चित्तौड़ में कौन सी नदी है? बैठ घाटी, विराटनगर, पासंगाली उपकरण मिले। उपकरण कौन कौन से थे? हल्के थे, छोटे थे और कुशलता से निर्मित थे। धीरे धीरे कोई चीज़ हम आगे जाते हैं तब हम पता चलता है कि कुछ हम इम्प्रूवमेंट करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले लोग धोती कुर्ते पहनते थे, राजस्थान में भी पहनते थे, लेकिन आजकल के लोग हैं, जो नए पीढ़ी के लोग हैं, वो धोती कुर्तों को पसंद नहीं करते, है ना, और कुछ नई फैशन में चले गए। तो ऐसे ही उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित करने लगे ताकि उनका काम आसान हो जाए। अब एक धोती कुर्ते को पहनने में टाइम लगता है, लेकिन एक पैंट और शर्ट को पहनने में इतना टाइम नहीं लगता है। धोती को सुखाने में टाइम लगता है, लेकिन पैंट को सूखने में इतना टाइम नहीं लगता है। धोने में समय लगता है धोती को, पैंट को धोने में इतना समय नहीं लगता है। तो यही बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, हैं, जिसको हम आसानी से कुछ काम में ले सकते हैं, उनका यूज़ सही तरीके से हो, तब हम छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित उपकरण बनाए गए थे। अब आप देखिए पत्थर कौन कौन से यूज़ किए गए थे। पत्थर कौन कौन से यूज़ किए गए थे इसको देखिए। जेस्पर था, एगेट था, चर्ट था, कार्नेलियन, क्वार्ट्जाइट। क्वार्ट्जाइट आपने पहले पढ़ा था। और कैल्सेडोनी, ये पत्थर आपको याद करने हैं भाई साहब, इनको याद करना है। मैंने कह दिया तो करना है भाई। ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि पत्थर कौन कौन से यूज़ किए गए थे। जेस्पर की जगह पास पर दे देगा, आपको पता चलेगा कि जेस्पर पढ़ा मैंने, लेकिन पास पर तो नहीं पढ़ा। जो चीज़ आपके फर्स्ट टाइम में आपके दिमाग में क्लिक होती है ना, वो चीज़ करेक्ट होती है। ये बात आपको मान कर चलनी है कि जो चीज़ आपको फर्स्ट टाइम क्लिक हो रही है वो एकदम करेक्ट है। उदाहरण, उपकरण कौन कौन से थे? उपकरण तो ऐसे छोटे थे, पर कौन कौन से थे? ब्लेड कितनी होती है? छोटी होती है। इनग्रेवर छोटा होता है। ट्राइंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर जो कि खाल उतारने के लिए काम आता था। स्क्रैपर क्या काम आता था? खाल उतारने के लिए काम आता था। पॉइंटर ऐसे दीवारों में खड्डा करने के लिए काम आता था। बिकॉज ऑफ स्मॉल टूल्स दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोलिथ। छोटे पत्थरों का यूज किया गया था, इसलिए इस काल को, इस युग को हम माइक्रोलिथ कहते हैं। लघु पाषाण काल, मतलब ये लघु पाषाण काल कहते हैं इसे, लघु पाषाण काल कहते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी है ना। अब हम देखते हैं कि नियोलिथिक, नवपाषाण काल, उत्तर या नवपाषाण काल। इसके स्थल देखते हैं हम। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि यहाँ पर उत्तर पाषाण काल के स्थल मिले हैं।
अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ तक हम पत्थरों का यूज़ करते थे, पाषाण का, है ना। अब हम धीरे धीरे आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आगे जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो गया, हमें तांबा मिल गया, और यहाँ पर क्या हुआ, हमें कांस्य मिल गया, और यहाँ पर क्या हुआ, हमें लोहा मिल गया। लोहा मिलना भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। लोहा मिलने से छोटे टूल्स बनाने लगे हम, छोटे टूल्स बनाने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ गई, जिससे हम कम समय में ज़्यादा काम करने लगे लोग। अगर सोचो हमारे पास कृषि जो फावड़ा होता है, फावड़ा नहीं होता तो हमें कितनी परेशानी होती, क्योंकि अगर वो लोहा नहीं है तो वो फावड़ा कैसे बनाया जा सकता है। लकड़ी का बना है तो वो टूट जाता है ना। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट है ना, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट, वो लोहा की खोज होने के बाद में 200% बढ़ गया था भाई साहब। 200% उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई थी। कब? जब लोहा की खोज की गई थी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लोहा की खोज करने के बाद में एफिशिएंसी बढ़ गई थी, और एक क्रांतिकारी पर चीज़ थी लोहा की खोज करना, है ना। ताम्र पाषाण, ताम्र कांस्य युग के बारे में देखते, अनेक स्थानों पर उपकरण और अवशेष मिले हैं। तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव संस्कृति के पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। अब ये आपको स्थल है ना भाई साहब, इनको रट लेना है, आपको लिख लिख कर याद करना है, पर इनको याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, मलहा कहाँ पर है, कौन सी साइड थी ये, किस काल में थी, क्या ये पाषाण काल थी, कौन से काल की थी, ये न्यूलिथिक थी, मेसोलिथिक थी, या फिर पैलियोलिथिक थी, कौन सी थी। तो आपको बताना है भाई साहब, झूठ बात, गलत बात। तो ये कौन सी थी, तो ये थी धातु काल। यहाँ पर क्या कौन सा एज आ गया था, मेटल एज आ गया था। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आता है कोल माहौली, कहाँ पर है, सवाईमाधोपुर में। ये तो आपको दो, तो ये कोल माहौली और भरतपुर मुझे लगता है आरएस में पूछा जाएगा, इस बार नहीं तो अगली बार कोई ना कोई एग्जाम में ये दो तो वर्ड पूछने हैं। कोल माहौली कहाँ पर था, सवाईमाधोपुर में था। जो मल्हा कहाँ पर है, ये भरतपुर में है। बूढ़ा पुष्कर कहाँ पर है, ये अजमेर में। या तो आपको याद रह जाएगा। गणेशपुर भी आपको याद रह, पढ़ते हैं उसको, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे गणेशपुर का है, क्या क्या मिला यहाँ पर। कालीबंगा भी आपको पता ही है, गिलोंड भी आपको पता ही है, अहाड़ भी पता है, पिंड पांडलिया ये थोड़ा याद कर लेना। इसको कुराड़ा आपको याद कर लेना, ये नागौर में है। साबणिया और पोंगल आपको याद ही है। नंद, ये तीन, ये दो, ये आपको याद करना है ना। 3 2 5 आपको याद करना, बाकी इजी है। बाकी पूछेगा ही नहीं, पूछेगा तो क्या है, सबको आते हैं, ये तो इजी है। वो क्वेश्चन करो जो बहुत कम लोगों को आते हैं, जिससे आपको लीड मिले और आपका टॉप को आसानी से क्लियर करो। ये बात आपको याद करनी है। नंदलालपुरा, करडोत, चीतवाड़ी और एलाना कहाँ पर है, एलाना जालोर में। ये बात आपको याद रखनी है। अब आता है लोहा काल। लोह काल, ताम्र कांस्य से और कांस्य से लोह का ज्ञान होना बहुत युगांतरीय उपलब्धि थी मानव इतिहास में। ये मैंने आपको पहले बताया था। उपकरण और हथियारों के लिए लोह युग में जो जो स्थल है उनको रट लो भाई साहब, यहाँ से क्वेश्चन बनना का ही बनना है। मैंने इसको आपको इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ कि भाई साहब ये तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे करके इनको इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, इम्पोर्टेंट ऐसे करके लगा देता हूँ, तो आपको याद रह जाएगा ऐसे इम्पोर्टेंट। जो पहला स्थल है हमारा यहाँ पर देखिए, वो है नोहो, जो कहाँ पर है, भरतपुर में। नो हमने इसमें भी पढ़ा था ना, ये इसमें नहीं पढ़ा था, नो आगे आएगा एक और। भरतपुर में लोह युग के आरंभ होने की सीमा निर्धारित कौन सा स्थल करता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या बताओगे, नो है भाई जी, वो नो है। और क्या है, जोधपुरा प्रमुख स्थल कौन सा है, जोधपुरा। आपको सीधा पूछ लेगा जोधपुर में है क्या जोधपुरा, नहीं। जैसलमेर में है क्या, नहीं। जालौर में है क्या, नहीं। जयपुर में है क्या जोधपुरा, हाँ जयपुर में जोधपुरा है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि लोहा बनाने की भट्टियाँ मिली हैं यहाँ से। और सोनारी कहाँ पर है, ये झुंझुनू में। ये कैसे रिलेटेड है, लोह युगीन संस्कृति से रिलेटेड है। और रेहड, ये तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप भूल ही नहीं सकते। अगर ये आपने भूल गए तो भाई साहब आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये टाटा नगर कहलाता है ना, ये टाटा नगर क्यों कहलाता है, टाटा नगर। टाटा किस लिए फेमस है, टाटा का लव और टाटा का नमक
बहुत फेमस है। तो ये किस लिए फेमस है? ये नमक के लिए फेमस नहीं है। ये किस लिए फेमस है? ये है लोहा के लिए फेमस है। कौन सा मॉडर्न इंडिया का टाटा नगर है क्या? नहीं नहीं भाई साहब, ये प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर है। तो आपको याद रखना है कि लोहे की सामग्री की प्रचुरता से मिली है यहाँ पर, इसलिए ये टाटा नगर है। तो ये बात आपको याद रखनी है। एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं हम, जिसका नाम है सलेटी रंग की विचरित मर्तबाण संस्कृति, पेंटेड ग्रे वर PGW। तो ये बात आपको याद रखनी है कि PGW संस्कृति किसके बाद में आई थी, किससे पहले आई थी, ये बात का प्यार है। PGW संस्कृति सबसे लास्ट में आई थी। इस संस्कृति के अवशेष 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अवशेष कहाँ कहाँ मिले? विराटनगर, जोधपुरा, सोनारी, नो, मैंने कहा था ना सुनो आगे और आएगा। इसका नाम कहाँ पर है? नो भरतपुर में। रेड कहाँ पर है? रेड कहाँ पर है? टोंक, है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है ना। इसके बाद ऐतिहासिक राजस्थान आरंभ होता है। ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे ना। आज इतना पढ़ लिया है, इसका रिवीजन आप कल करके आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और रिवीजन करना मैंने आपको सिखा ही दिया है कैसे करना है रिवीजन। रिवीजन ऐसे करना है, पहले आपको इनको पढ़ लेना है एक बार पढ़ लिया, उसके बाद में एक खाली पेज लेना है। खाली पेज लेकर यहाँ पर लिखना है कि आपको क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या टॉपिक याद है आपको। जब याद नहीं होते, जब याद जितना आपको आता है उतना लिख लिया, उसके बाद में क्या करना है, आपको वापस से इन नोट्स को खोलना है ना। नोट्स को खोल कर देखना है कि आप कौन कौन सी चीज़ भूल गए जो यहाँ पर नहीं लिखी। फिर आपको वापस से खाली पेज में लिखना है उन चीज़ों को, है ना। हाईलाइट नहीं करना है इसमें। हाईलाइट मैंने जो किया है वो बहुत है ना। ऐसे लिख लिया, इनको लिख कर याद करना है आपको, तभी याद होगा भाई साहब। ऐसे डेली पढ़ने से याद नहीं होगा। जब आपने एक बार पढ़ लिया और ऐसे आप लिखते रहोगे कि ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, ये चीज़ यहाँ, ऐसे लिख कर याद करोगे तभी याद होगा। ऐसे याद नहीं होने वाला। आप कुछ भी करो ऐसे याद नहीं होने वाला। तो धन्यवाद, थैंक यू रॉयल आइस फैमिली। आगे भी मैं बहुत सारे इनिशिएटिव लाने वाला हूँ, जैसे कि जो RBSC की बुक है वो ओल्ड वाली बुक है जो राजस्थान GK की है ना, उनको कवर करूँगा मैं। करंट अफेयर कवर करवाऊँगा मैं सारे 2025 RS से पहले और भी सारे मैं चीज़ें कवर करूँगा। जैसे कि विजन की IAS की मैगजीन है, IAS के लिए कवर करूँगा। और घटना चक्कर है वो कवर करूँगा। किसके लिए? UPPCS के लिए, है ना। UPPCS के लिए। और उसमें क्या है, घटना चक्र में क्या है कि सारे PYQ है जो वो सारे एग्ज़ाम के लिए काम आएंगे। उसमें कौन कौन सी कवर करूँगा? पॉलिटी की कवर करूँगा, हिस्ट्री की कवर करूँगा, इकोनॉमी की कवर करूँगा, और इन्वायरमेंट की कवर करूँगा, साइंस की कवर करूँगा, और फिर जो भी बाकी पॉइंटर वगैरह है वो सारे कवर में करवाऊँगा। तो बने रहिए, फ्री कंटेंट बहुत आने वाला है। यूट्यूब पर धमाल मचने वाला है कि भाई साहब ये इतना जो हम पैसे देकर नहीं पढ़ते हैं वो फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो ये बात आपको याद करनी पड़ेगी। आप याद रखोगे कि मैंने आपके लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया है। मैं इसी एंड पर आपको कहना चाहता हूँ कि लगे रहो, कुछ करके दिखाओ। ये ज़िंदगी थोड़ी छोटी है। लोग आपका नाम पूछने से पहले आपकी हैसियत पूछते हैं, इसलिए भाई साहब हैसियत बनाओ। और हैसियत बनाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पढ़ो। ओके, धन्यवाद साहब आपका कीमती टाइम देने के लिए। ओके, बाय।